प्रीलिम्स 2022 में आपके सामने इंडियन इकोनॉमी से 3 स्टेटमेंट दिया गया था और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब होता है कि रुपए की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने का ये मतलब होता है कि इंडिया की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। और थर्ड स्टेटमेंट फाइनली बोला गया था कि अगर इंडिया की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन दूसरे देशों की इन्फ्लेशन से ज्यादा हो रही है तो नीर और रीर के बीच जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ने लगता है। ये थर्ड स्टेटमेंट में दिया था और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन की बात करें तो पहले नीर देख लेते हैं। नीर क्या होता है? ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। इसका ये मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू रुपी की क्या है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। नीर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो मतलब रुपी भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा इसको डॉलर रेट से। ये एक इंडेक्स टाइप का रेट होता है। मतलब अगर मान लीजिए पहले 2010 में जो नीर की वैल्यू थी वो 100 थी और फिर 2011 में नीर की वैल्यू अगर 110 हो गई है तो इसका ये मतलब हुआ है कि रुपी जो है वो स्ट्रांग हुआ है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो अगर नीर बढ़ता है तो रुपी स्ट्रेंथन होता है, मतलब अप्रिशिएट होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है। और ये नॉमिनल इसलिए लगा है क्योंकि नीर में इन्फ्लेशन को नहीं इंक्लूड किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट होता है जहां पे ये कहा गया था कि नीर के बढ़ने से रुपी अप्रिशिएट होता है। स्टेटमेंट टू की बात करें तो यहाँ पे रीर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। रीर क्या है? तो अगर नीर को एडजस्ट किया जाता है रिलेटिव इन्फ्लेशन के साथ तब जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है रीर। और यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कोई एक सामान है 100 रुपए का है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 10% का, तो वही सामान जो है 110 रुपए का हो जाएगा। मान लीजिए जापान है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट 2% का है, तो वही सामान जो 100 रुपए में था वो वहां पे 102 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने रीर की वैल्यू जो है जब एडजस्ट की गई इन्फ्लेशन के साथ तो इंडिया में 110 रुपए की वैल्यू आ गई और जापान में 102 रुपए की वैल्यू आ गई। अब बताइए आप जापान से सामान खरीदेंगे या इंडिया से? तो ऑब्वियसली जापान से सामान खरीदेंगे। तो इसका यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है ये गलत है क्योंकि रीर के बढ़ने से ये मतलब होता है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया की वो वर्सन हो गई है। ठीक है, तो अगर रीर इंक्रीज होती है तो इसका ये मतलब होता है इंडिया के गुड्स कॉस्टलियर हो गए हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस वर्सन हो चुका है। तो स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत होता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है जहां पे दिया गया है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से विद रिलेटेड टू अदर कंट्रीज जो नीर और रीर की वैल्यू है उनके बीच डाइवर्जेंस बढ़ेगा क्योंकि नीर जो है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है जबकि रीर जो है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे रीर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और नियर और रीर के बीच जो डाइवर्जेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है।